उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनबुलापुरा इलाके में हिंसा भड़कने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 8 फरवरी को अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया तो जिसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 4 कंपनियां शहर में भेजी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने बनबुलापुर में कर्फ्यू लगा दिया है और देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। 8 फरवरी को हुई हिंसा के दौरान कारों, मोटरसाइकिलें सहित कई वाहनों को आग लगा दी गई है। जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को नई सरकार चुनने के लिए मतदान हुआ। मतदान के बाद 9 फरवरी यानी आज सुबह 3 बजे से चुनाव परिणाम आने शुरू हो गई। खबर लिखे जाने तक कम से कम 13 संसदीय सीटों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थन प्राप्त करने वाले 5 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। 4 सीटें 3 बार की पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने जीती है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 4 सीटें मिली है। शहबाज शरीफ अपनी सीटें से जीत गए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के बोर्ड मेंबर मंजू अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। इस मामले की जानकारी रखने वालों प्रॉफिट को ये जानकारी दी है। बता दें कि मंजू अग्रवाल बोर्ड में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने 1 फरवरी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। वही मई 2021 से बोर्ड में कार्यरत थी। वही इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर यह भी बताया कि रिजर्व बैंक द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मंजू अग्रवाल को सही मायने में बैंक का कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना हमारी सरकार का सौभाग्य है। यह सम्मान राष्ट्र के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चाहे वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के गृह मंत्री, एक विधायक के रूप में चौधरी चरण सिंह ने हमेशा देश के विकास को गति दी। वे आपातकाल के खिलाफ भी डट कर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि हमारे किसान भाइयों और बहनों के प्रति उनका समर्पण और आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश के लिए प्रेरणा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने 9 फरवरी यानी आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र की प्रति पेश करने पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के तहत खराब शासन के कारण भारत फ्रेजाइल 5 देशों में शामिल था। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार के समग्र दृष्टिकोण के बारे में जानना लोगों का अधिकार है।
अंतरिम बजट के दौरान वित्त मंत्री ने श्वेत पत्र का उल्लेख किया था। हम उनके खराब प्रशासन के कारण प्रोजाइल 5 का हिस्सा थे, लेकिन अब हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में हैं। लोगों को यह जानने का अधिकार है कि क्या अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, मोदी सरकार ने जो नीतियां और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश श्वेत पत्र पर चर्चा शुरू करेंगे, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के 10 वर्षों के दौरान आर्थिक प्रबंधन की तुलना भाजपा शासित सरकार के 10 वर्ष के साथ की जाएगी। सर, आज श्वेत पत्र आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि अधीर रंजन चौधरी इनफैक्ट कह रहे हैं कि 10 साल का समय था, आपके पास सारी एजेंसीज थी, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट कर लिया अगर हमने इतने स्कैम्स किए थे। वहीं टीएस सिंह देव भी कह रहे हैं कि ये आप सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वाइट पेपर में डाइवर्जनरी टैक्टिक है। देखिए, रूल 342 जो लोकसभा के नियम बने हुए हैं, उसमें कई बार इस रूल के तहत चर्चा हुई है, कांग्रेस के समय भी हुई है। कोई ऐसा विषय आता है तो चर्चा होती है। वित्त मंत्री जी ने अपने अंतरिम बजट में ये उल्लेख किया कि हम वाइट पेपर लाएंगे, और इसलिए वाइट पेपर आ रहा है। अब इसमें उन्होंने क्या देखा, क्या नहीं सोचा, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो आपके समय बैड गवर्नेंस हुआ था इकोनॉमी को लेकर के, जिसके कारण आप इकोनॉमी में 5 फ्रेजाइल की श्रेणी में पहुंच गए थे, और अब हम टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंच गए हैं, तो देश को ये जानने का हक तो है ना कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी क्या नीतियां बनाई, क्या होलिस्टिक अप्रोच ली, क्या होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच ली, जिससे हम टॉप 5 इकोनॉमी में पहुंच गए। ये देश को जानने का हक है, और लोकसभा के माध्यम से ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दिक्कत क्या है इनको? वो कह रहे हैं एक्शन ले लेते हमारे स्कैम्स के खिलाफ। अभी आप पाकिस्तान आम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ संबंधित उम्मीदवारों ने शुरुआती रुझानों के अनुसार अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत के रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा शुरुआती रुझानों में इमरान खान की पीटीआई को अच्छा प्रदर्शन करते देख हैरान थे। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि जनता में पाकिस्तानी सेना के प्रति नफरत का भाव है। यह बहुत ऐश्वर्य की बात है। जो धारणा आ रही थी और सेना में यह एहसास हो रहा था कि वे इमरान खान समर्थकों को दबाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पाकिस्तान की राजनीति में उनका दबदबा कायम है। इतने सारे नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद वे इतनी सीटें हासिल करने में कामयाब रहे। इससे पता चलता है कि सेना के प्रति नफरत है। आगे उन्होंने कहा, भारत पाकिस्तान में होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। Lot of support following among the people, because these are the organizations which provide legitimacy to the army, and these are the organizations which have a very strong network among the villages and towns. They have also failed to mobilize support for their own parties, and as well as for the Nawaz Sharif and others, who were contesting election. Secondly, Pakistan is now leaderless. The only leader is Imran Khan, and who is in jail. So it would be very difficult for the army to manage the situation in Pakistan. And already the country is facing serious economic crisis. The foreign reserves is only $12 billion. And if the situation... टीम इंडिया के विकेट कीपर और तेलुगु खिलाड़ी केएस भारत का इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद और विशाखा में 2 टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हैदराबाद टेस्ट में जुझारूपन दिखाने वाली टीम इंडिया दूसरे टेस्ट में फेल हो गई। भारत फॉर्म प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। हालांकि वह विकेट के पीछे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने निराशा किया है। वह अपने सामने आए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि कोई विशेषज्ञ विकेट कीपर नहीं है। भारत को टीम प्रबंधन द्वारा जारी रखा जा रहा है।
तीसरे टेस्ट में मिलेगा आखिरी मौका। ईशान किशन ने रणजी में अच्छा खेला है और चयनकर्ताओं का ध्यान खींचने का कोई मौका नहीं है। दूसरी ओर कार दुर्घटना में घायल हुए ऋषभ पंत तेजी से ठीक हो रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पोंटिंग पहले ही कह चुके हैं कि पंत आईपीएल 2024 में कुछ मैच खेलेंगे। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मंजरेकर का कहना है कि अगर केएस भारत इस समय अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो ही भविष्य में मौके मिलेंगे। अगर भारत अगले मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो उनका मानना है कि ईशान की ओर झुकना बेहतर है। फिनटेक कंपनी पेटीएम मौजूदा संकट के बीच एक नई कंपनी का अधिग्रहण करने की तैयारी में है। ऐसा लगता है कि यह डील बेंगलुरु स्थित ई कॉमर्स स्टार्टअप बिटसिला के साथ होगी। इस खरीद समझौते के अंतिम रूप दे दिया गया है। पेटीएम जल्द ही बिटसिला का अधिग्रहण कर सकता है। बिटसिला ओएनडीसी में संचालित एक इंटरऑपरेबल ई कॉमर्स स्टार्टअप कंपनी है। लेन देन के मामले में बिटसिला वर्तमान में ओएनडीसी में विक्रेताओं की ओर से काम करने वाली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। बताया जा रहा है कि डील फाइनल हो रही है। यह सौदा अगले सप्ताह पूरा होने की संभावना है। 8 फरवरी को फेसबुक लाइव स्ट्रीम के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक गुस्लाकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुंबई के दहिसर इलाके में हुई गोलीबारी की घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले लालचंद पाल ने एएनआई को पूरी घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अभिषेक शाम 6:30 बजे हमारे ऑफिस आए और उन्होंने मुझसे कहा था कि मॉरिस लोगों को साड़ियां बांटने का एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं। हम मॉरिस के कार्यालय गए, वह अभिषेक से मिले और उसे अंदर ले गए, जबकि हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। हमने आधे घंटे तक इंतजार किया और उसके बाद मॉरिस बाहर आए और हमें मेहुल का इंतजार करने को कहा। मैंने गोलियां की आवाज सुनी। मैंने मॉरिस के हाथ में रिवॉल्वर देखी। देखिए, ऐसा है, आईसी कॉलोनी बोरोली के अंदर हमारी शाखा है, शिवसेना शाखा क्रमांक 1 उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का जी है। वहाँ पे हमारे अभिषेक जी कुछ 6:15 बजे तक आए ऑफिस पे, और मुझे उसके पहले ही दोपहर को उन्होंने कॉल किया था कि मॉरिस का कॉल आया है, उसे कुछ प्रोग्राम करना है, कुछ लोगों को साड़ी वगैरह बांटनी है, तो उसको अपने साथ बांटना है। बोला ठीक है, आप जैसा बोलो ऐसा। तो उन्होंने बोला नहीं, शाम को कुछ लोग को अपने कार्यकर्ता या लेडीज लोग को बुला लो और अपन साड़ी वगैरह जो होगा बांटेंगे। बोले ठीक है। तो जब 6:15 बजे आए तो वहाँ पे 1-2 जन मिले और उसके बाद बात करने के बाद वो मॉरिस के ऑफिस में गए। मॉरिस के ऑफिस में गए तो हम लोग भी देखे, तो पीछे पीछे हम लोग भी गए वहाँ पे। मैं था, प्रवीण मिश्रा था और 1-2 जन जो भी हमारे साथ में कार्यकर्ता, हम लोग गए। तो मॉरिस ने अभिषेक सर को वेलकम किया, हाथ में लाया और अंदर लेके गया। तो हम लोग भी जाने लगे। मुझे बोला सॉरी, आप लोग जरा प्लीज बाहर ही रहिए। बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैं भाई को कॉल किया, भाई उठाए नहीं, अभिषेक सर फोन उठाए नहीं। बोला ठीक है। फिर उसके बाद में 10-15 मिनट हम लोग वेट किए। 15-20 मिनट ऐसे करते आधा घंटा हो गया। बोला भाई क्या बात है, आधा घंटा हो गया, क्या कर रहे? फिर मॉरिस बाहर है। बोला भाई क्या। दिवंगत शिवसेना नेता अभिषेक गुस्लाकर का पार्थिव शरीर 9 फरवरी को मुंबई में उनके आवास पर लाया गया था। गुस्लाकर को कथित तौर पर मुंबई के दहिसर इलाके में एक अकेले हमलावर ने गोली मार दी थी, जिसकी पहचान मॉरिस नोरन्हा के रूप में हुई है। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक शिवसेना नेता के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए जे अस्पताल ले जाया गया है।